नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने राष्ट्रीय ज्ञान आयोग में क्या क्या भाग थे और उनमें क्या क्या उन्होंने बात की थी, इस सब के बारे में जाना था। आज के वीडियो में हम इनके प्रमुख सुझाव क्या थे, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो ज्ञान आयोग था वो 2005 में उसका गठन किया था और 2006 में उसने अपना कार्य करना शुरू किया था। उसके बाद उसने जो अपनी रिपोर्ट राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन या रिपोर्ट टू द नेशन जो प्रकाशित हुआ था वो 2009 में प्रकाशित हुआ था। उसमें उन्होंने करीब 300 के करीब उन्होंने सुझाव दिए थे। इनमें से हम यहाँ पे कुछ प्रमुख सुझावों को डिस्कस करेंगे, जो कि उसके क्या प्रमुख सुझाव थे और कौन कौन से फील्ड से वो संबंधित थे। तो यहाँ हम देखते हैं सबसे पहले मुख्य सुझाव में शिक्षा प्रशासन एवं वित्त संबंधी सुझाव। तो पहला सुझाव उन्होंने दिया था वो किससे था? शिक्षा के प्रशासन और वित्त से संबंधित था। इसमें इन्होंने क्या कहा था? इसमें इन्होंने कहा था कि जो सबसे पहले जो शिक्षा का प्रशासन है उसका विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए, क्योंकि जब तक विकेंद्रीकरण नहीं होगा तब तक वो प्रशासन को हम ठीक से नहीं चला सकते हैं। इसी के साथ साथ इन्होंने स्कूली शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय मूल्यांकन निकाय की स्थापना पर भी जोर दिया था कि एक राष्ट्रीय मूल्यांकन निकाय की स्थापना होनी चाहिए। उच्च शिक्षा में उन्होंने कहा था एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन का स्थापना होनी चाहिए और हर प्रकार की उच्च शिक्षा, चाहे वो आपकी मेडिकल एजुकेशन हो या विधि शिक्षा हो या फिर किसी भी तरह की मैनेजमेंट एजुकेशन हो, हायर एजुकेशन के उसी के दायरे में आई, जो इन्होंने IRASP इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन, इसके लिए स्वतंत्र अथॉरिटी ऑफ हायर एजुकेशन, इसके लिए उन्होंने कहा था कि हर प्रकार की शिक्षा को इसके दायरे में लाना चाहिए और उच्च शिक्षा के रेगुलेशन के लिए इसको बनाने का इन्होंने सुझाव दिया था इस बात का। इसके बाद उन्होंने ये कहा था कि जो सरकार से, केंद्रीय सरकार से जो राज्य सरकार में स्कूलों के लिए जो धनराशि आती है उसके जो नियम है वो लचीले होने चाहिए, जिससे कि वो धनराशि इजली स्कूलों तक पहुंच सके और उनकी जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति हो सके। तो ये इन्होंने शिक्षा के प्रशासन और वित्त संबंधी सुझाव दिए थे। इसके बाद नेक्स्ट है शिक्षा के संगठन संबंधी सुझाव। शिक्षा के संगठन में इन्होंने कहा था जो कि स्कूली शिक्षा है उसको केवल 2 ही भागों में होनी चाहिए, एक तो प्राथमिक शिक्षा और दूसरी माध्यमिक शिक्षा। बाकी सारे जो इन्होंने उच्च प्राथमिक और उच्च माध्यमिक इसको खत्म करके केवल प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा ही होनी चाहिए। शिक्षा के संगठन में इन्होंने ये बात कही थी। बाकी जो हायर एजुकेशन के लिए उन्होंने कहा था कि जैसे चल रहा है स्नातक और पराय स्नातक का वो वैसे ही चलने देना चाहिए। इसके बाद उन्होंने जो नेक्स्ट इनका जो सुझाव था वो स्कूली शिक्षा से संबंधित था। स्कूली शिक्षा के बारे में इन्होंने कहा था कि जो अंग्रेजी है उसकी जो पढ़ाई है वो कक्षा 1 से ही शुरू हो जानी चाहिए। अंग्रेजी की पढ़ाई कक्षा 1 से ही शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि ये चाह रहे थे कि जो ज्ञान का प्रचार प्रसार ज्यादा से ज्यादा हो, इसके लिए जरूरी है कि हर तरह की भाषाएं पढ़ें और भाषाओं में अंग्रेजी की शिक्षा कक्षा 1 से ही शुरू कर देनी चाहिए और कक्षा 3 से अंग्रेजी विषय को अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाना चाहिए। स्कूली शिक्षा के लिए उन्होंने ये बात कही थी। इसके बाद उन्होंने कहा था कि जो स्कूल के शिक्षक हैं, जो टीचर्स हैं, उनसे गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करवाने चाहिए, केवल आपदा के समय में उनकी ड्यूटी लगनी चाहिए। बाकी जो भी इनकी ड्यूटीज अलग अलग कामों के लिए लगा दी जाती हैं वो नहीं लगनी चाहिए। शिक्षक को केवल शिक्षा के लिए ही रखा जाना चाहिए। और इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा था कि अध्यापकों को स्व मूल्यांकन, अपना सेल्फ असेसमेंट करना चाहिए और पीयर असेसमेंट, मतलब जो उनके साथ के हैं, जो उनके साथ के अध्यापक हैं, आपस में एक दूसरे का असेसमेंट करना चाहिए। इसके बाद उन्होंने उच्च शिक्षा से संबंधित सुझाव दिए थे। इसमें उन्होंने कहा था कि 1500 विश्वविद्यालय खोले जाने चाहिए, मतलब हमारे देश में 1500 नए विश्वविद्यालय खोले जाने चाहिए। विश्वविद्यालय होने चाहिए कितने? 1500 विश्वविद्यालय होने चाहिए, उनमें से 50 राष्ट्रीय विश्वविद्यालय होने चाहिए उच्च शिक्षा में। और इन्होंने क्रेडिट सिस्टम को के लिए सुझाव दिया था कि जो कोर्स क्रेडिट के नाम को लागू किया जाना चाहिए उच्च शिक्षा में। और जो आंतरिक मूल्यांकन है 25% का जो बच्चों का मूल्यांकन होता है उसमें 25% जो होगा वो उनका इंटरनल असेसमेंट रखा जाना चाहिए, जिसको बाद में बढ़ाकर 50% कर देना चाहिए। अब इन्होंने जो अगला है व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा संबंधी सुझाव। तो व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा में इन्होंने कहा था कि जो पढ़ाई अंग्रेजी में हो रही है उसको स्थानीय भाषा में भी पढ़ाया जाना चाहिए। और तकनीकी शिक्षा को उन्होंने कौशल विकास का नाम दिया था
कि इसको जो नाम है उसका बदल के तकनीकी शिक्षा का कौशल विकास कर देना चाहिए। इसके बाद उसमें जो तकनीकी शिक्षा या जो कौशल विकास कार्यक्रम होंगे उनमें नई नई शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए, इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स को लाना चाहिए उसमें, और सरकारी और निजी भागीदारी दोनों ही इसमें व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा में होनी चाहिए, और अनुसंधान को बढ़ावा देना चाहिए, नए नए इनोवेशन को इसमें लाना चाहिए। तो ये था इनका व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा संबंधी सुझाव। अगला है शिक्षक शिक्षा संबंधी सुझाव। तो शिक्षक शिक्षा में उन्होंने ये कहा था कि जितने भी सेवा पूर्व जो प्रशिक्षण होते हैं या सेवाकालीन जो प्रशिक्षण होते हैं शिक्षकों के, उनमें सुधार लाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता इन्होंने जताई थी और सुझाव दिया था कि उसमें आवश्यक सुधार किए जाएं। इसके अलावा जो शिक्षकों में आपस विचारों की या जानकारी की या अनुभवों को साझा करने के लिए, शेयर करने के लिए उन्होंने एक पोर्टल के लिए सुझाव दिया था कि एक टीचर पोर्टल होना चाहिए जिसमें कि वो सभी लोग, जो कि वेब आधारित होना चाहिए, जिसमें सभी टीचर्स अपने विचारों को और अपने सुझावों को, अपने अनुभवों को साझा कर सके। इसके बाद और एक चीज और उन्होंने इसमें कही थी शिक्षक शिक्षा में, जो प्राइवेट शिक्षण संस्थान है उनका एक बार जरूर मूल्यांकन किया जाना चाहिए और उनमें आवश्यक सुधार जो भी जरूरत हो वो आवश्यक सुधार उसमें किए जाने चाहिए। अगला था इनका विविध विषय संबंधी सुझाव। विविध विषय है जिसमें भाषा, पुस्तकालय, ज्ञान का नेटवर्क, स्वास्थ्य पोर्टल, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा आते हैं। इसके बारे में उन्होंने सुझाव दिया था। भाषा के बारे में उन्होंने सुझाव दिया था क्योंकि जो भी ज्ञान का प्रचार और प्रसार हो सकता है वो भाषाओं के द्वारा ही होता है। तो भाषा के लिए एक तो उन्होंने वही कहा था कि हमें स्कूल में जो क्लास कक्षा 1 से ही अंग्रेजी की पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। उसके बाद में कोई एक विषय कक्षा 3 से कोई एक विषय अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाया जाना चाहिए। तो इस तरह से भाषा और स्थानीय भाषाओं को भी इन्होंने महत्व दिया था। इसके बाद उन्होंने भाषा के और पुस्तकालय के लिए भी कहा था। पुस्तकालय के लिए उन्होंने कहा था कि ज्यादा से ज्यादा पुस्तकालय खोले जाएं, क्योंकि पुस्तकालय क्या है, ज्ञान का संरक्षण करते हैं, ज्ञान का प्रसार करते हैं और हर तरह से वो ज्ञान को प्रचार और प्रसार में काम आते हैं। तो पुस्तकालय ज्यादा से ज्यादा खोले जाएं और इन्होंने पुस्तकालय के लिए एक कहा था कि राष्ट्रीय पुस्तकालय आयोग की स्थापना का सुझाव दिया था और बजट का एक निश्चित अनुपात पुस्तकालयों के लिए भी आवंटित होना चाहिए, ये सुझाव भी उन्होंने दिया था। और पुस्तकालय में जो भी बुक्स, पत्रिकाएं, पुस्तक या जर्नल्स जो कुछ भी है उनकी सूची वेबसाइट पर होनी चाहिए और उसके लिंक्स भी दिए जाने चाहिए। इसके बाद उन्होंने अगला कहा था ज्ञान का नेटवर्क, नॉलेज नेटवर्क की बात की थी। इसमें क्या कहा था कि इसमें जो बहुत सारे डेटा है या फिर हमारे जो संसाधन है उनका आदान प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क होना चाहिए, जिसमें कि काफी जो विभाग हैं या जो शिक्षक हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, वो सब आपस में उसमें जुड़े हुए हों और उसमें आदान प्रदान कर सके। और इसमें इस समय जो ज्ञान नेटवर्क होगा इसमें निजता और गोपनीयता का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इससे जो सूचनाएं हैं वो लीक ना हो। इसके बाद उन्होंने स्वास्थ्य सूचना नेटवर्क के बारे में भी बात की थी। स्वास्थ्य सूचना नेटवर्क में उन्होंने कहा था इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ डेटा कोष बनाया जाना चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, हर एक व्यक्ति का एक EHR इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड होना चाहिए, जिसमें उसका जन्म से लेकर मृत्यु तक उसकी क्या क्या किस तरह की उसका स्वास्थ्य रहा है उस सब के बारे में उसमें एंट्री होनी चाहिए। इसके बाद उन्होंने पोर्टल की बात की है। पोर्टल में उन्होंने कहा है कि वाटर पोर्टल, एनर्जी पोर्टल, एजुकेशन पोर्टल, एग्रीकल्चर पोर्टल और एम्प्लॉयमेंट पोर्टल, हेल्थ पोर्टल, इस तरह के ये सारे वेब बेस्ड पोर्टल बनाने चाहिए। और इसके बाद उन्होंने मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के बारे में कहा है कि राष्ट्रीय सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी तंत्र आधारित उस पर बेस्ड एक तंत्र स्थापित करना चाहिए और जितने भी ये मुक्त और दूरस्थ शिक्षा संस्थान है इनको राष्ट्रीय शिक्षा एक प्रतिष्ठान की स्थापना करनी चाहिए, राष्ट्रीय शिक्षा प्रतिष्ठान की। उसके बाद में छात्रों के आंकलन के लिए एक राष्ट्रीय शिक्षा परीक्षण सेवा का भी आयोजन किया जाना चाहिए। तो ये इनके सुझाव थे। अब हम इनकी मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात करें तो इन्हीं से इनकी मेरिट्स और डीमेरिट्स निकलती हैं। जैसे उन्होंने यहाँ पे इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन की बात की है, उसमें सभी तरह की शिक्षाओं को सम्मिलित किया है, चाहे वो आपकी मैनेजमेंट एजुकेशन हो या किसी भी तरह की शिक्षा हो। तो उन सबको अगर हम शामिल करेंगे तो एक ही अथॉरिटी के लिए सभी शिक्षाओं को हर तरह के फील्ड में हर डिपार्टमेंट को देखना
इतना संभव नहीं होता है, तो ये इसकी एक डीमेरिट हो जाती है। मेरिट में विकेंद्रीकरण की बात कर रहे हैं। विकेंद्रीकरण एक बहुत ही अच्छी कॉन्सेप्ट है किसी भी शिक्षा में, प्रशासन के लिए, तो इसका ये उनकी मेरिट में हो जाती है। इसी तरह से स्कूली शिक्षा में अंग्रेजी विषय को कक्षा 1 से जब बच्चा छोटा होता है, जबकि वो मातृभाषा में शिक्षा लेता है, वहाँ पे अंग्रेजी विषय पढ़ाना वो भी एक इनकी डीमेरिट में ही आ जाता है। 1500 विश्वविद्यालय, 50 राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खोलना, ये भी विश्वविद्यालय खोलने से ज्यादा जरूरी है कि जो विश्वविद्यालय पहले से चले आ रहे हैं उनकी गुणवत्ता को बढ़ाया जाए, वो ज्यादा आवश्यक है। ये भी इनका एक तरह से डीमेरिट ही था। पहले जो विश्वविद्यालय स्थापित हो चुके हैं उनकी गुणवत्ता को बढ़ाना ज्यादा जरूरी है, ना कि नए विश्वविद्यालय को खोलना। व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षण शिक्षा में उन्होंने अच्छी बात कही है कि हमें उसके प्रशिक्षण पे सुधार लाना चाहिए, क्योंकि जब अच्छे शिक्षक निकलेंगे तभी वो छात्रों को भी अच्छा ज्ञान दे सकेंगे। तो इस तरह से इनकी मेरिट्स और डीमेरिट्स भी काफी है। विविध विषय में इन्होंने भाषा संबंधी, पुस्तकालय संबंधी जो भी सुझाव दिए हैं, ज्ञान का नेटवर्क एक अच्छी पहल थी। अगर हम इनके पूरे सुझावों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये सभी कहीं ना कहीं हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसको सुधारने के लिए बहुत ही इफेक्टिव हो सकते थे अगर इन सब का इम्प्लीमेंट किया जाता है। लेकिन क्या था, उसी समय ज्ञान आयोग 2009 में बना था और 2014 में गवर्नमेंट चेंज हो गई थी। उसके बाद में इस ज्ञान आयोग का मतलब इस पर ध्यान नहीं दिया गया या इसको भंग कर दिया गया था। लेकिन अभी जो हमारी शिक्षा नीति आई है, जो नई शिक्षा नीति आई है, जो अभी लागू नहीं हुई है, जिसका हम ड्राफ्ट वगैरह देख रहे हैं, तो उसमें हम इसकी बहुत सारी चीजों को देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी की बात हो रही है। आज भी उच्च शिक्षा में यूजीसी को हटा के इसी तरह की किसी अथॉरिटी की बात की गई है। इसी तरह से और भी कई चीजें हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की बात की गई है और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको जो कि ज्ञान आयोग से संबंधित दिखाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत मतलब बड़े लेवल पे ये जो सैम पित्रोदा ने इसका सुझाव दिए थे अपने जो विशिष्ट विशेषज्ञ थे उनके साथ मिलकर, वो एजुकेशन में बहुत ही अच्छे सुझाव थे और इनसे बहुत ही मतलब इम्प्रूवमेंट, या हम कह सकते हैं कि उसमें एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता था। तो इसके सुझाव हैं, मेरिट्स और डीमेरिट्स आज हमने इसके बारे में जानी। अगर आपको इससे संबंधित कोई क्वेश्चन हो या किसी और टॉपिक पे आप चाहते हो कि किसी तरह का वीडियो चाहते हो, तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हो उसके बारे में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।